हेलो स्टूडेंट्स। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते दुनिया भर की कंट्रीज की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट किस किस पार्ट पे किस किस तरह का इफेक्ट देगा, यानी इसके रेपरकशंस क्या क्या होंगे, कौन कंट्री पाकिस्तान की साइड में होगी, कौन सी कंट्री इंडिया का साथ देगी, और इन दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये कितना टाइम तक चलेगा और किन किन कंट्रीज के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। आइए इसी के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के इस चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के चलते कौन कौन सी कंट्री इंडिया का साथ दे सकती है, कौन सी कंट्री पाकिस्तान का साथ दे सकती है, और इसके इकोनॉमिक या जियोपॉलिटिकल क्या क्या इसके व्यूज हो सकते हैं। आइए चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट है इंडिया पाकिस्तान वॉर का, वो सबसे पहले अगर हम यहां पे फोकस करें तो इकोनॉमिकली भी काफी अच्छा इंपैक्ट जो है नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली बहुत लॉसेस होने वाले हैं काफी सारी कंट्रीज के। लेकिन अगर सबसे पहले मान लीजिए रीजनल डिस्टेबलाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर में माइग्रेशंस और जो आप बोल सकते हैं कि लोग जो है अपनी अपनी कंट्रीज को लौट जाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है रिफ्यूजी कैंप्स यहां पे बढ़ जाए। तो साउथ एशिया के अंदर में अगर हम कंसीडर करें तो साउथ एशिया के अंदर में सीवियर इंस्टेबिलिटी आ सकती है। स्पेशली अगर हम बात करेंगे जैसे कि कंट्रीज बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट, इनके बीच में जो हमारा रिफ्यूजी इन्फ्लक्स है वो बढ़ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं रोहिंग्या के केस में बांग्लादेश के अंदर में इतना ज्यादा इन्फ्लक्स बढ़ गया था, फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के ऊपर भी देखने को मिला। जम्मू कश्मीर तक रोहिंग्यास पहुंच गए थे। बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान का अगर ये वॉर, अगर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है लॉन्ग टाइम तक चले तो ये कंट्रीज के जो रिफ्यूजीज हैं ये हो सकता है बढ़ जाए, ये इन कंट्रीज के अंदर में इन्फ्लक्स हो सकता है बढ़ जाए। तो इन्फ्लक्स बढ़ने की वजह से उनकी पॉपुलेशन कुछ टाइम के लिए बढ़ सकती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। स्पेशली ये जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं, हमारे जो आसपास की नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके ऊपर सबसे और डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है और सबसे ज्यादा इंपैक्ट इनके ऊपर पड़ने वाला है। सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ जाएगा, जिस वजह से जैसे इंडिया के अंदर में भी आप जानते हैं कि रोहिंग्या का केस हुआ था, उसके बाद से हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न है आसाम की साइड में, वेस्ट बंगाल की साइड में और कुछ त्रिपुरा की साइड में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इसी वजह से हो सकता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान को कोई कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा टाइम तक अगर चले तो ये इन कंट्रीज के अंदर में इनफ्लो बढ़ सकता है, पॉपुलेशन बढ़ सकती है, इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। दूसरा सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे ट्रेड, मेनली ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकता है। प्लस में जो एनर्जी सप्लाईज हैं, अगर इंडिया में अगर हम बात करें तो काफी सारी चीजें स्पेशली ऑयल वगैरह काफी मिडल ईस्ट कंट्रीज से आता है, तो वहां पे हो सकता है कुछ स्टॉपेज लग जाए, या फिर जो इनपुट के अंदर और जो आउटपुट के अंदर यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर में कुछ ना कुछ इसमें इंपैक्ट बिल्कुल पड़ेगा और डेफिनेटली नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दोनों ही कंट्री के लिए इंपोर्ट जो होगा वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो सकता है, और हो सकता है वो कंट्रीज, इन दो कंट्रीज को, इंडिया पाकिस्तान को ऑयल या फिर रिसोर्सेज देने के लिए एग्री भी ना करें। तो डेफिनेटली हो सकता है कि इंडिया के अंदर में एनर्जी क्राइसिस हो जाए और आसपास की कंट्री के अंदर में भी इसके चलते एनर्जी सप्लाईज का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम ग्लोबल इकोनॉमिक रेपरकशन की बात करें तो ये हमारा मार्केट, ग्लोबल स्टॉक मार्केट जो है हमारा, माइट रिएक्ट नेगेटिवली टू द कॉन्फ्लिक्ट विद द इन्वेस्टर्स सीकिंग सेफर एसेट्स। डेफिनेटली आज के टाइम में अगर इंडिया को बोला जाए कि सीरिया में इन्वेस्ट कीजिए, ईरान में इन्वेस्ट कीजिए, तो डेफिनेटली हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर कोई दूसरी कंट्री इंडिया और पाकिस्तान के अंदर में इन्वेस्ट करने का सोच भी रही हो तो ऐसे टाइम पे जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए तो डेफिनेटली वो ट्राई करेगी कि अवॉइड करें इन कंट्रीज को। इसकी जगह जो दूसरी कंट्रीज है जैसे कि चाइना, हो सकता है कि वो उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाए, तो जो हमारा एफडीआई है वो भी इंपैक्ट हो सकता है और जो कंट्रीज हैं वो दूसरी तरफ चेंज हो सकती है, डाइवर्ट हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडियन ओशियन में भी डिसरप्शन बढ़ सकता है, क्योंकि इंडियन ओशियन का एक जो रूट है स्पेशली जो हमारा सुमात्रा से जाता है, अगर इंडियन ओशियन के अंदर में इस तरीके से डिस्प्यूट बढ़ा तो वो ट्रेड रूट भी जो है वो हो सकता है कुछ ऑल्टरनेट को रूट देखना पड़े, क्योंकि वो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। यानी अगर पैसिफिक से अगर आपको अटलांटिक जाना है, पैसिफिक से अगर आपको यूरोप जाना है,
तो इंडियन ओशन ही एकमात्र जो सबसे बेस्ट रूट वहां पे मिलता है। लेकिन अगर यहीं पे अगर टेंशन्स बढ़ जाएंगी तो कंट्रीज को अपना जो रास्ता है वो चेंज करना पड़ेगा, और उस चेंज रास्ते के अंदर में डेफिनेटली उनका जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन का वो बढ़ेगा, और अगर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट का वैल्यू होता है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली इकोनॉमिकल डिसबैलेंस हो सकता है, इन्फ्लेशन भी आ सकता है, स्पेशली हमारी जो आसपास की कंट्रीज है जो इंडियन ओशन को यूज करती हैं अपने रूट्स के लिए, सी रूट्स के लिए, डेफिनेटली वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ट्रेड में स्पेशली यहां पे जो चेन है, क्योंकि अगर ये ऐसा कुछ हुआ तो जो रास्ता है जो इंडियन ओशन से होके जाता है वो यहां पे हैम्पर हो सकता है, और चीजें जो है कॉस्टली हो सकती हैं, और हो सकता है कि सप्लाईज ही उस रेट से ना हो पाए जिस रेट से रिक्वायरमेंट हो। आगे अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियर थ्रेट बढ़ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास ही हाइड्रोजन बॉम्ब भी है और न्यूक्लियर वेपन्स भी है, बट इसके साथ साथ दूसरी कंट्रीज जो इसके फेवर में नहीं है वो डेफिनेटली इन दोनों कंट्रीज को अवॉइड करेंगी। स्पेशली अगर हम बात करेंगे जिनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, एस्केलेटिंग टू द न्यूक्लियर एक्सचेंज वुड हैव कैटास्ट्रॉफिक ह्यूमैनिटेरियन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं। अगर किसी भी कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन यूज किया तो डेफिनेटली एनवायरमेंटल रिफरकेशन देखने पड़ेंगे, ह्यूमैनिटेरियन बहुत सारी डेथ भी हो सकती हैं। हो सकता है कि कुछ लेवल तक ह्यूमैनिटी ही खत्म हो जाए, क्योंकि दोनों कंट्रीज के पास एक इनफ क्वांटिटी का न्यूक्लियर वेपन है, चाहे वो एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड हो चाहे वो हाइड्रोजन बॉम्ब से रिलेटेड हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल डिप्लोमैटिक स्ट्रेन यूनाइटेड नेशंस के अंदर में भी ये हो सकता है कि यहां पे वुड फेस इमेंस प्रेशर, क्यों दूसरे कंट्री जो है यूनाइटेड नेशन को प्रेशराइज करेंगे कि इन दोनों के जो सॉल्यूशन है इसका कुछ निकालिए, इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म कीजिए, अदरवाइज जो वर्ल्ड ट्रेड है वो हैम्पर हो सकती है। डेफिनेटली नाटो के ऊपर भी एक अलग से प्रेशर हो सकता है कि डाला जाए कि इस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो कंट्रीज है ये इंडिया के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर में प्रेशर डाले कि आप लोग अपने वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए। और अगर हम बात करें तो कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो लगता है कि इंडिया को सपोर्ट कर सकती हैं। अगर इंडिया को सपोर्ट करने की बात आए तो यूएसए वैसे लगता नहीं है कि पूरा 100% सपोर्ट, लेकिन जिस तरह का इंटरनेशनल प्रेशर है उसमें स्पेशली अगर हम बात करें यूएसए खुद टेररिज्म से परेशान है तो शायद यूएसए इंडिया का साथ देगा। साथ में रशिया तो हम जानते ही हैं, काफी टाइम ऐसा था कि 1971 में और उसके बाद भी रशिया ने हमारा कई बार साथ दिया है, तो रशिया एक ट्रू फ्रेंड की तरह हो सकता है इंडिया के साथ रहे और वेपन और ये सारी चीजें सप्लाई भी कर सकता है। फ्रांस डेफिनेटली आप जानते ही होंगे कि हम जो राफेल और ये सारी जो है ये दूसरी कंट्रीज से खरीद रहे हैं, तो इस तरह की जो टाइज हैं, डिफेंस टाइज है पहले ही हो चुकी हैं, तो डेफिनेटली इनको यहां पे हेल्प करना ही पड़ेगा। जापान की अगर हम बात करें तो वैसे तो जापान ज्यादातर न्यूट्रल दिखता है, लेकिन जब टेररिज्म की बात आती है, जब न्यूक्लियर की बात आती है तो जापान हमेशा उस कंट्री का साथ देता है जो जनरली इस न्यूक्लियर अटैक में बिलीव नहीं करता है। ये जापान का एक पास्ट रहा है, आप जानते ही होंगे। इवन वर्ल्ड वॉर के टाइम से जब उसने मुंह की खाई एक तरीके से, उस टाइम पे जो न्यूक्लियर प्लस में उसके बाद जो फुकुशिमा का जो डिजास्टर होता है उसके बाद ये न्यूक्लियर के फेवर में बहुत ज्यादा नहीं है, तो जापान बिल्कुल साथ देगा। ऑस्ट्रेलिया भी बिल्कुल साथ देगा इंडिया का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का बहुत सारी आपने मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी देखी होंगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को एज अ गेस्ट वहां पे इनवाइट किया गया था जब इंडिया यूएस का एक्सरसाइज हुई थी, ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया को एज एन ऑब्जर्वर भी उसको इंक्लूड किया गया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को उस टाइम पे इतना अच्छा लगा कि मुझे मेंबर ना होते हुए भी मुझे इन्वाइट किया, तो डेफिनेटली जब भी जरूरत पड़ेगी इंडिया को तो हम उसका साथ जरूर देंगे। तो यहां पे जो क्वाड अलायंस, एज अ पार्ट ऑफ क्वाड अलायंस, ऑस्ट्रेलिया माइट सपोर्ट इंडिया, एम्फेसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द रीजनल स्टेबिलिटी यहां पे बढ़ाने के लिए डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया साथ दे सकता है। अगर हम बात करें कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो शायद इंडिया का साथ नहीं देंगे, पाकिस्तान का साथ देंगी, तो डेफिनेटली चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया का तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बनता है वो सभी जानते हैं। तो यहां पे जो सप्लाईज हैं चाइना की तरफ से हो सकता है कि पाकिस्तान को बढ़ जाए। तुर्की, कई बार देखा गया है कि तुर्की जो है
इंडिया को सपोर्ट नहीं करता है। और जब बात आती है स्पेशली पाकिस्तान की, तो वो ज्यादातर देखा गया कि अगर वोटिंग भी अगर करनी होती है तो वो इंडिया के अगेंस्ट में कई बार वोट करता है। तो तुर्की भी हमें नहीं लगता कि ये इंडिया का साथ देगा। स्पेशली स्ट्रॉन्ग कल्चरल एंड पॉलिटिकल टाइज कुड लेट टर्की टू सपोर्ट पाकिस्तान, जो इन दोनों के बीच में अच्छे टाइज चल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया एंड यूएई, यहां यूएई एक डाउट में हो सकता है, लेकिन सऊदी अरेबिया हो सकता है कि वो साथ दे। अब इन दोनों कंट्रीज का डाउट हो सकता है क्योंकि ये अपनी कंट्रीज ये नहीं चाहती हैं, मेनली वॉर नहीं चाहती है, लेकिन इनका जो मेन टारगेट है अभी इकोनॉमी बढ़ाना है, डेवलपमेंट करना है। तो ये शायद ये पाकिस्तान का साथ दें, लेकिन देना शायद ये नहीं चाहती होंगी साथ। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिला है पास्ट में, और एक रिलीजन का भी एक जो पर्सपेक्टिव है, वो उसकी वजह से हो सकता है कि ये दोनों कंट्रीज को मजबूरन पाकिस्तान का साथ देना पड़े। बट ज्यादातर जो व्यूज है यूएई और सऊदी अरेबिया का, ये मिडल में रहना चाहते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते। अभी इनका जो मेन फोकस एरिया है दैट इज द डेवलपमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूट्रल कंट्रीज कौन सा लगती हैं, न्यूट्रल कंट्रीज ऐसी कंट्रीज हैं जो साथ दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, और ज्यादा उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में कई बार इन्होंने साथ भी दिया है और कई बार नहीं भी दिया है। तो डेफिनेटली हिस्टोरिकल टाइज जो है बोथ नेशंस की, यानी इनका जो पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन और इंडिया के साथ भी रिलेशन, ये मीडियम में चलते हैं, डेफिनेटली बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा। जर्मनी की अगर हम बात करेंगे तो जर्मनी माइट पुश फॉर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन विदाउट टेकिंग साइड्स। तो जर्मनी जहां तक है वो बोलेगा कि अपने जो डिप्लोमेटिक लेवल पे ही, ब्यूरोक्रेट लेवल पे ही, और जो आपस में नॉर्मल डिस्कशन से ही आप इस चीज को सुलझा लीजिए, इसको ज्यादा एस्केलेट नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली जर्मनी का ये व्यू हो सकता है। और कनाडा का, जैसे आप जानते ही हैं, एक दो पास्ट में हमारे इंडिया के स्पेशली जो खालिस्तान को लेके इशू चले हैं, उन इश्यूज को अगर हम कंसीडर करें तो कनाडा के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन कुछ टाइम पहले नहीं थे, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो इंडिया कनाडा के ज्यादा यानी खराब रिलेशन नहीं है, ठीक ठीक नॉर्मल रिलेशन है। तो कनाडा भी हो सकता है इसके चलते एक मीडिएटर की तरह काम करे और नेगोशिएशन करने के लिए ये फोकस करे। ये नहीं चाहता है कि डेफिनेटली वॉर हो। तो ये है हमारा डिस्कशन ऑन द इम्पैक्ट अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है, और अगर एक कॉन्फ्लिक्ट भी अगर लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है तो किन किन देशों के ऊपर क्या क्या असर पड़ सकता है। डेफिनेटली यूपीएससी मेंस के अंदर में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं और इस बार आने का भी पूरा चांस है। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।